ये दैनिक जागरण की अपनी विरासत के प्रति, अपनी राष्ट्रीयता के प्रति प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है और उस प्रतिबद्धता की कीमत दैनिक जागरण को चुकानी पड़ी थी। जब हल्ला बोल का नारा हुआ था, दैनिक जागरण के कार्यालयों पर हमले हुए थे, आगजनी करने के प्रयास हुए थे, धमकियां दी गई थी, यह दूसरी इमरजेंसी थी। यानी 1975 के बाद यह दूसरी इमरजेंसी थी जब इन्होंने अपनी विरासत और अपनी राष्ट्रीयता को अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी कलम की धार के माध्यम से अभिव्यक्त करना प्रारंभ किया। तो तब भी इनकी आवाज को दबाने का प्रयास हुआ, लेकिन दैनिक जागरण तब भी अपनी विचारधारा से टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा नहीं, हम अपनी मीडिया के प्रति अपनी वचनबद्धता से बंधे हुए हैं कि हम अपनी राष्ट्रीयता से और अपनी विरासत से अलग नहीं हट सकते हैं। और उस समय के दौर को हम लोगों ने देखा है जब स्वर्गीय नरेंद्र मोहन जी के नेतृत्व में उस अभियान को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया गया था। आज भी आप देखते होंगे बहुत सारे लोग इस प्रकार के फतवे जारी करते हैं कि फलाना ग्रुप को बंद कर देना चाहिए, फलाने ग्रुप के बाद, यानी वो अपने तरीके से उनकी, क्योंकि अंतःकरण में उनके मन में वही अधिनायकवादी भाव है, तानाशाही भाव है। वे किसी को विकास करते हुए नहीं देखना चाहते, वे किसी को पनपते हुए नहीं देखना चाहते। मेरा विकास हो ये उनकी प्राथमिकता हो, मेरे परिवार का विकास हो ये उनकी प्राथमिकता है, लेकिन सबका साथ और सबका विकास हो ये उनको स्वीकार्य नहीं है। और यही कारण है कि जब भी सबका साथ और सबके विकास के भाव को साथ आगे बढ़ाने का काम होगा तो उस आवाज को दबाने का काम करेंगे, धमकाने का प्रयास करेंगे, तमाम प्रकार से फतवे जारी करने के प्रयास करेंगे। और ये फतवे आज भी जारी हो रहे हैं। भारत का लोकतंत्र कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि दुनिया के अंदर आप उन देशों को जो अपने आप में लोकतंत्र के स्वयंभू ठेकेदार के रूप में आज दुनिया पे दादागिरी दिखाते हैं, अगर आप देखेंगे तो उन देशों के यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होने के बाद उन्होंने अश्वेतों को लोकतांत्रिक अधिकार बहुत बाद में दिया। दुनिया के अंदर लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में अपने आप को स्थापित करने वाले लोगों ने आधी आबादी को मत देने का अधिकार भारत से बाद में दिया। लेकिन भारत ने जब 1952 में अपना पहला चुनाव किया था, आम चुनाव किया था, जनरल इलेक्शन भारत के पहले हुए थे, पहले दिन से ही भारत के अंदर बिना भेदभाव के, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा, कोई लिंग का भेदभाव छोड़े बगैर भारत के हर वयस्क मतदाता को अपना मत देने का अधिकार भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को दिया है। और यह हमारी सशक्त उपस्थिति लोकतंत्र के प्रति भारत के नागरिकों के लिए, जो हम भारत के लोग, भारत के संविधान की यह अभिव्यक्ति है, यह न केवल संविधान की प्रस्तावना में बल्कि भारत के लोकतंत्र को सशक्त बनाने में भी उस भूमिका को रेखांकित करती है। लोकतंत्र के 3 संवैधानिक संस्थानों को हम मानते हैं, विधायिका को, कार्यपालिका को और न्यायपालिका को। तो मीडिया ने अपनी सशक्त उपस्थिति के माध्यम से अपने आप को एक चतुर्थ स्तंभ के रूप में अपनी उपस्थिति स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने की में दर्ज कराई है। और लोकतंत्र की इसी सशक्त उपस्थिति के कारण उस समय न केवल लोकतांत्रिक प्रणाली के अन्य संस्थानों को
बल्कि मीडिया पर भी सरकार का सीधे प्रहार हुआ था। मीडिया के भी आवाज को दबाने का प्रयास हुआ था और इसीलिए जब इमरजेंसी लागू हुई तो मीडिया ने अपने पूरे पेज को ब्लैक पेज के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत किया या ब्लैंक पेज के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत किया और अपनी एक प्रकार से इस प्रकार की घोषणा कर दी कि अघोषित रूप से कि हमारी आवाज दबाई जा रही है, लेकिन हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। लोकतंत्र बहाली के चले उस आंदोलन के दौरान मीडिया का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का योगदान रहा और उसी का परिणाम है कि आज देश के अंदर फिर से लोकतंत्र पूरी मजबूती के साथ न केवल फल फूल रहा है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हम सब भारतवासी गौरवान्वित होते हैं।